प्रोटॉन कहाँ पे होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको ओवरकम करना, न्यूक्लियस से बाहर निकल के ओवरकम करके न्यूक्लियस से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन की करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो उस बॉडी के चार्जिंग के पीछे कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। मतलब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, उसके बाद में एस आई यूनिट फॉर चार्ज इज कूलम, सीजीएस और ईएसयू यूनिट स्टैट कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम एंड 1/10 एप कूलम। एप कूलम कौन सा यूनिट है? ईएमयू सिस्टम का। उसके बाद में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी अबाउट चार्ज। पहले थैलेस क्या बोला था? एम्बर पर रब करेंगे तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप होती है। उसके बाद गिलबर्ट एंड फ्रैंकलिन ने क्या बोला था? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड, जिसमें से लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कूलम्स लॉ। क्या था कूलम्स लॉ? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion between 2 point electric charges at rest is product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between, that is F equals to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon, where epsilon का मतलब मीडियम। क्या होती है परमिटिविटी? मतलब एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी और अलाउ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट विच इज गिवन बाय epsilon नॉट इंटू epsilon नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर के का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, मतलब फ्री स्पेस इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल्स। इनको छोड़ के दूसरा कोई भी मीडियम देंगे तो उसके लिए आपको प्रिंट करके प्रोवाइड करेंगे कि के इक्वल्स टू दिस मच फॉर गिवन मीडियम। ठीक है, एंड यहाँ पे परमिटिविटी कूलम्स लॉ इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे का पार्ट स्टार्ट किया था दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? उससे पहले चार्जिंग की प्रोसेस, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। बस इसमें केस क्या होती है? इंडक्शन की प्रोसेस में नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन। चार्ज की प्रॉपर्टीज एडिटिव, कंजर्व एंड क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, देन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आती है जिसको हमने डिफाइन किया था एज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या लिखा था? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट एंड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय E गिवन बाय E इक्वल्स टू F/Q, पहला फॉर्मूला। दूसरा 1/4 pi epsilon Q upon R square एंड थर्ड वन विच इज इंपॉर्टेंट दैट इज V बाय, इसके अकॉर्डिंग यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगेन सेम कंडीशंस, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एंड ये डिस्कस करके कल के लेक्चर में जो है हमने डिस्कशन शुरू किया था। नहीं, उससे पहले चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा? चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। कितना फोर्स एक्ट होगा? F इक्वल्स टू Q इंटू E। फिर हम क्या करेंगे? उसको F इक्वल्स टू ma के साथ इक्वेट करेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? QE बाय एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी कितनी बनेगी? लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। अगर नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा? रिटार्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, एंड वही चार्ज अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने देखा था कि अगर कोई पेंडुलम है उसको हमने जो बॉब कनेक्ट किया था उसके ऊपर अगर हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम का? 2π√ऑफ L अपॉन G। बट यहाँ पे हमें G को क्या लेना पड़ेगा? G इफेक्टिव लेना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की केस नहीं है और बोला है कि लिफ्ट में पेंडुलम रखा है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है G+A, लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है G-A। उसी तरह से अगर बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या बनेगा?
बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अपवर्ड जा रही है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना बनेगा, प्लस या माइनस, जी कहाँ पे नीचे, बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रही है अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है मतलब नीचे कौन होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव को रिपेल करेगा मतलब नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन बनेगा जी माइनस क्यू ई बाय एम। एंड वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जी प्लस क्यू ई बाय एम। एंड अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर होल रेस टू 1/2। ठीक है, रिजल्टेंट लेना है बस वहाँ पे। एंड उसके बाद में कल के लेक्चर में जो है हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, पहले देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी में, व्हेन चार्ज इज डिपॉजिटेड अलोंग वन डायमेंशनल बॉडी, जैसे कि रॉड है या फिर वायर है, सर्कुलर शेप का है, ट्रायंगल शेप का है, स्क्वायर की शेप का है, पर यूनिट लेंथ, उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ऐसा यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर। डायमेंशंस होंगे L-1 I1 T1 स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन देखे थे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू रॉड अगर हमें फाइंड करनी है तो वहाँ पे कितनी आती है, के क्यू अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल, या फिर उसी क्यू को हम लैम्बडा इंटू यल लिखेंगे तो क्या बनेगा, के लैम्बडा एल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर रिंग बोला है, एट ए पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, एंड उसमें हमने देखा था कि अगर वो पॉइंट सेंटर में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था कि अगर रिंग की जगह पे डिस्क है एंड डिस्क की वजह से गिवन पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, बट थीटा गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर रॉड दिया है, रॉड की वजह से गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होता है रिलेशन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वेरी गुड। लेकिन अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो वहां पे अल्फा एंड बीटा विल बिकम इक्वल टू थीटा, यानी सेम इक्वेशन क्या बनेगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू साइन थीटा। लेकिन अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट देंगे जो नॉर्मली होता है तो वहां पे थीटा कितना बनेगा, 90, साइन 90 बनेगा 1, एंड सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सेम कंडीशन में अगर बोला जाता है कि पॉइंट इज सिचुएटेड नियर वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड के क्लोज पॉइंट को हमने सिचुएट किया है तो क्या होगा एक्सप्रेशन में, एक एंगल जो है, वेरी गुड, तो क्या मिलेगा रिलेशन फिर, लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, एंड सेम केस में अगर कोई सर्कुलर आर्क दिया है, सर्कुलर आर्क के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो उसके सेंटर में कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2, वेर k का मतलब 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन, लैम्बडा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, थीटा का मतलब एंगल जो आर्क, सर्कुलर आर्क है, एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कॉइल पूरी सर्कुलर है तो सेंटर पे कितनी होगी इंटेंसिटी, 0। क्यों 0, क्योंकि टोटल एंगल बनेगा 2 पाई, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, पाई मतलब 180, साइन 180, तो एनीथिंग विल बिकम 0। ठीक है, उसके बाद में अगर वही कॉइल हमें सेमी सर्कुलर दी जाती है तो 2k लैम्बडा अपॉन आर, क्यों ऐसे, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 1 बनता है। वही कॉइल अगर 1/4 के फॉर्म में मतलब 1/4 आर्क है, सर्कुलर आर्क है, तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा अपॉन आर। इस तरह से वेरियस आर्क लेंथ के लिए हम यहाँ पे जो है गिवन कंडीशन में एंगल फाइंड करके इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना डिस्कस हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। चलो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point due to charged conducting
स्पीयर। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, चार्ज डिपॉजिट किया है, किसके ऊपर डिपॉजिट किया है, स्पीयर के ऊपर। सपोज ये स्पीयर है, इसके ऊपर हमने क्यू इतना चार्ज डिपॉजिट किया है, ये इसका सेंटर है ओ, एंड जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट पी सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस आर। तो जैसे ग्रेविटेशन में हम कंसीडर करते थे कि कोई भी स्पेरिकल बॉडी अगर है तो उस स्पेरिकल बॉडी का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एट द सेंटर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमें कंसीडर करनी है कि कोई भी स्फीयर होगा उसके ऊपर अगर हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो प्रैक्टिकली सारा चार्ज स्फीयर के आउटसाइड ही रहेगा। लेकिन जब हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे जो आउटसाइड द स्फीयर है, उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एट द सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए जो भी इफेक्टिव डिस्टेंस लेंगे हर बार कहाँ से लेना पड़ेगा, फ्रॉम द सेंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कंडीशन तो सेम है। इंटेंसिटी कितनी बनेगी फिर, इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ पे, अगर गिवन पॉइंट आउटसाइड है तो यही पॉइंट अगर हमें बोला जाता है कि सरफेस के ऊपर है, जैसे कि पॉइंट पी था, ये पी के लिए, अब पॉइंट क्यू है तो क्यू के लिए क्या बनेगी इंटेंसिटी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस के ऊपर का पॉइंट है मतलब डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू रेडियस मतलब कैपिटल आर। उस केस में अगर इस स्फीयर को हम सॉलिड कंडक्टिंग चार स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनसाइड पॉइंट भी ले सकते हैं, एंड सॉलिड स्फीयर अगर है एंड इनसाइड पॉइंट आपको दिया है सपोज पी क्यू एंड ये पॉइंट है आर, इसका डिस्टेंस है आर डैश, तो इस आर वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वही होता है, बट इसको वेरी गुड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली आर डैश बाय आर से, यानी ये इंटेंसिटी बनेगी E इक्वल्स टू के क्यू आर डैश अपॉन कैपिटल आर का क्यू। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो। याद करो ग्रेविटेशन में सारे सिमिलर फॉर्मूले थे, क्या चेंज था, के रिप्लेस बाय जी, क्यू रिप्लेस बाय आर का आर था। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर है, आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे लिखा था जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस के ऊपर पॉइंट दिया है, वहां पे हम कैलकुलेट करके लिखते थे जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता था, आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करके फिर जी एम आर डैश अपॉन आर का क्यूब ऐसे लिखना पड़ता था। ठीक है, अब 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो कंडीशन क्या है, देखो ये आर डैश है, आर डैश मतलब कौन, सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस, क्योंकि सरफेस के ऊपर हम आर डैश को आर बोलने वाले हैं, यानी कि इनसाइड द स्फीयर जब तक हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो इनसाइड पोर्शन के लिए इंटेंसिटी जो है आर डैश के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कहां पे, इनसाइड। लेकिन जब आउटसाइड द स्फीयर डिस्टेंस जा रहा है तो यही इंटेंसिटी क्या होती है, डिस्टेंस के साथ, स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सरफेस के ऊपर लेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ, आउटसाइड पॉइंट लेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ। इसलिए जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाएंगे, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, इनका जो वेरिएशन रहेगा ई वर्सेस आर, तो अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पे आर डैश कितना बनेगा, इक्वल डायग्राम मध्ये आर डैश जो है वो सेंटर से सेंटर तक कैलकुलेट करना है, कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगर आर डैश 0 बन गया तो इस इक्वेशन में 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम, मतलब सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, फिर वो सॉलिड स्फीयर है हॉलो स्फीयर है फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों की केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, इसलिए जो ग्राफ है यहाँ पे वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0। उसके बाद हमने देखा कि जब तक सरफेस नहीं आ रहा है, सरफेस मतलब स्मॉल आर डैश इक्वल्स टू कैपिटल आर नहीं हो रहा है, तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन इसके बियॉन्ड आउटसाइड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा सरफेस के बियॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिलेशन फॉर कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। चलो राइट डाउन,
अभी यही सारी बातें जो है जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो रिपीट होने वाली है, मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो भी रिपीट होने वाली है। मतलब ये 4-5 टॉपिक है जिसमें सारी कंडीशन सिमिलर होती है। एक टॉपिक में भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बाकी टॉपिक में इसका एडवांटेज मिलेगा। चलो हो गया। हो गया, लिखिए, करो नेक्स्ट। अभी सेम कंडीशन में क्या होगा, फिर से एक कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ज डिपॉजिट करेंगे। अब ये चार्ज डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे सेंटर रहेगा O, रेडियस बनेगी कैपिटल R, एंड इसके ऊपर का जो चार्ज है वो हम Q इतना कंसीडर कर रहे हैं। अब फिर से वही कंडीशन होगी, हमें एक आउटसाइड पॉइंट दिया जाएगा, फिर से आउटसाइड पॉइंट होगा सपोज P, जिसका डिस्टेंस है R। तो अगेन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कौन सा, आउटसाइड वाला है, मतलब P है, कितना बनेगा, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, इंटेंसिटी का यही तो एक फॉर्मूला है। उसके बाद में फिर से हम सरफेस के ऊपर दूसरा पॉइंट लेंगे Q, जिसका डिस्टेंस होगा R। तो Q इस पॉइंट के लिए इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा K Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। एंड उसके बाद में हम कोई भी एक इनसाइड पॉइंट लेंगे, जैसे जिसका डिस्टेंस है R डैश, तो R वाले इनसाइड पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। कितनी होती है, इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, सेम केस ग्रेविटेशन में भी थी, होलो स्फीयर था, न्यूटन शेल थ्योरम याद होगा ना, होलो स्फीयर था, आउटसाइड पॉइंट पे कितनी है, gm अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, एंड इनसाइड कितनी है, 0। सेम कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। मतलब अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या चेंजेस होंगे, देखो कि जब तक सरफेस नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे r डैश इक्वल्स टू कैपिटल R नहीं हो रहा है, कोई भी इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। जैसे सरफेस आ गया, सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये हो गया केस फॉर होलो स्फीयर। फिनिश्ड। ये k जो है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन, कळलं ना, का लिहून देऊ त्या फॉर्म मध्ये पण, 1/4 पाई इप्सिलॉन। हो गया, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे देखे, वो क्वेश्चन जब आता है तो हमें कभी कभी चार्ज के फॉर्म में देते हैं या फिर कभी कभी चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में देते हैं। इसलिए अभी हमें नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी डिस्कस करनी है। एक हो गई थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद में आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। राइट ऑन नेक्स्ट हेडिंग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। अब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसका नोटेशन है सिग्मा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब अगर हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है किसी सरफेस एरिया के ऊपर, जैसे कि कोई भी एक प्लेट बोलिए, मेटेलिक प्लेट,
एंड इस प्लेट के ऊपर अगर हम चार्ज को इस तरह से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस केस में सपोज इस प्लेट का एरिया है ए एंड चार्ज हमने डिपॉजिट किया है वो है क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी क्यू बाय ए। तो इसका एसआई यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर, डायमेंशंस होंगे L-2 I1 T1। ठीक है, सो राइट डाउन सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन सरफेस एरिया, एंड एरिया मतलब ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, 2 डायमेंशनल शेप बॉडीज, then the charge density is known as surface charge density and is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया and is defined as charge per unit surface area, that is sigma equals to q upon a, sigma equals to q upon a, SI unit coulomb per meter square, dimensions L-2 I1 T1। अब कल के सिमिलर एग्जांपल होंगे देखो, लेकिन चेंज क्या होगा, कल हम वायर लेते थे, अभी क्या करना पड़ेगा, कोई तो एरिया लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोला है एक स्पीयर है, कौन है, स्पीयर है ऑफ रेडियस आर एंड इसके ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट किया है जैसे कि Q, तो उस केस में यहां पे जो चार्ज डेंसिटी होगी कितनी होगी, लिखो नेक्स्ट केस नंबर 1, when a charge is deposited on a sphere of radius r, then surface charge density will be, बोलो, q upon pi r square, very good। क्या होगा श्रवण, तेजस, q upon, क्वेश्चंस नहीं लिया, क्वेश्चन है कि व्हेन चार्ज इज डिपॉजिटेड और चार्ज क्यू इज डिपॉजिटेड ऑन स्पीयर ऑफ रेडियस आर, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी, कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, जेईचा एवढा स्कॉलर स्टुडंट 2 पाई आर स्क्वेअर सांगतो, तुम्ही 4 पाई आर स्क्वेअर सांगताय, काय उपयोग आहे तुमचा नीट वाल्यांचा। स्वप्नील, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर काय असतो, पाई आर स्क्वेयर का 4 पाई आर स्क्वेयर, काहीतरी बोल, 4 पाई आर स्क्वेयर, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब स्पीयर की जगह पे अगर आपको बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर मेटल प्लेट है, क्या है, सर्कुलर मेटल प्लेट, और उसके ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट किया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। Write down next case number 2, when a charge Q is deposited on circular metal plate of radius r, Q upon 2 pi r square, very good, stand up, ऐसे क्यों 2 pi r square क्यों, हाँ ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, इसको स्टार मार्क करो। क्या होता है देखो, स्फीयर की केस में तो पूरा एरिया आ गया, लेकिन जब हम स्क्वायर सर्कुलर प्लेट की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक साइड का एरिया होता है, लेकिन हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो दोनों साइड में करते हैं, इसलिए हमें चार्ज टोटल लेना पड़ेगा Q, लेकिन एरिया लेते तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सिग्मा बनेगी इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता है एरिया का, लेकिन यहाँ पे मेटल प्लेट है तो दोनों साइड के एरिया हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, मैक्सिमम टाइम हम ये नहीं करते, तो इसको स्टार मार्क करके लिखो। ठीक है, हो गया। अब देखो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की कंसेप्ट जो है हमने अभी जो फॉर्मूले देखे थे उसमें अप्लाई करनी, जैसे पहले केस थी यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर की केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मिला था, क्या होता है, इन जनरल आउटसाइड पॉइंट पे लेंगे देन सरफेस के ऊपर लेंगे। ठीक है, क्या था, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के मतलब कौन, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए था। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें चार्ज गिवन नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
और फिर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q को सिग्मा के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है फॉर स्पीयर, अभी देखा था, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है स्पीयर के लिए, Q अपॉन 4πr², यानी यहाँ पे Q इक्वल्स टू कितना बनेगा, सिग्मा इंटू 4πr²। कितना बना Q, सिग्मा इंटू 4πr²। कैसा कड़ा लगा। अभी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा था, चार्ज अपॉन एरिया, स्फीयर के लिए एरिया क्या होता है 4πr², तो सिग्मा बन गया Q अपॉन 4πr²। बस ये डिनोमिनेटर का 4πr² इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो Q की वैल्यू कितनी बनी, सिग्मा इंटू 4πr²। तो हम बस इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखो 1/4πε एज इट इज है। अब Q की जगह पे कौन आएगा, पहले सिग्मा इंटू 4π, बाद में स्मॉल r स्क्वायर या कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर लेना है, क्या लेना है, कैपिटल R स्क्वायर। क्यों ऐसे, क्योंकि जिस स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट किया उसका एरिया चाहिए ना, तो रेडियस भी उसकी लगेगी, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, स्मॉल r तो आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस था, इसलिए कैपिटल R लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये स्मॉल r स्क्वायर एज इट इज, तो 4π 4π कैंसल, तो क्या बना एक्सप्रेशन, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, फिर वो होलो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन रहेगा जब तक पॉइंट आउटसाइड है तब, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय इप्सिलॉन इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। राइट डाउन, हाय यश। तो देखो सॉलिड स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हमें देखना पड़ेगा डेटा अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज है तो फॉर्मूला होगा 1/4πε Q अपॉन R स्क्वायर, एंड अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा डेटा दिया है तो सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय इप्सिलॉन इंटू स्मॉल r स्क्वायर। एंड वही पॉइंट अगर हमें सरफेस पे है ऐसे बोला है तो क्या होगा, सेम रहेगा, पॉइंट कहां पे अभी सरफेस के ऊपर, तो क्या चेंज होगा, स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R, एंड अगर स्मॉल r कैपिटल R से रिप्लेस होगा तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सेम रहेगा क्या, नहीं, तो एट सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। यशवंत व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अगर स्फीयर को एयर में रखेंगे तो डायरेक्ट इप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक है, दूसरे मीडियम में होगा तो इप्सिलॉन नॉट इंटू के करना पड़ेगा। यही पॉइंट अगर इनसाइड बोलेंगे तो इनसाइड के लिए कंडीशन क्या होगी, सिर्फ देखो इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू आर डैश अपॉन आर क्यूब है, हम क्यू को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, सिग्मा इंटू 4π R स्क्वायर से, तो करो पुट, क्या आता है एक्सप्रेशन, देखो पॉइंट अगर इनसाइड दिया है सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड के लिए केस बनेगी E इक्वल्स टू 1/4π इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R का क्यूब इंटू R डैश, यानी कि E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/4π इप्सिलॉन, Q का मतलब कौन होगा अभी फिर से, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R स्क्वायर, तो ये बनेगा 4π कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइड बाय R का क्यूब इंटू R डैश, तो 4π R स्क्वायर कट होके E इक्वल्स टू क्या बचा, सिग्मा इंटू R डैश अपॉन इप्सिलॉन इंटू कैपिटल R। ठीक है, बट ये कहीं पे एप्लीकेशन में नहीं आता इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो बस आपको बस सरफेस एंड इनसाइड वाली जो रीजन है वही याद करनी है।
एंड सेम सिचुएशन में अगर हॉलो स्फीयर रहेगा तो फिर से आउटसाइड पॉइंट पे सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर रहेगा तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, इनसाइड रहेगा तो जीरो, जीरो था जीरो ही रहेगा इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये केस हो गई स्फीयर की। अभी सेम केस हम सिलेंडर के लिए पढ़ेंगे, हो गया लिख के। अब सिलेंडर मतलब वही कल हमने जो देखा था, कौन था सिलेंडर, मतलब वायर था, याद है ना। उसके लिए हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले ये वायर है, इसके ऊपर हम चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं। ये वायर एक्चुअल में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट ये होता है सिलेंडर के फॉर्म में, बट इसकी रेडियस एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, इसलिए हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन रेडियस उसको होती है। सपोज इसकी लेंथ है L, इसकी रेडियस दी है R, एंड इससे कोई भी एक आउटसाइड पॉइंट दिया है P, जिसका डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, रेडियस को कैपिटल R लेते हैं। तो कल जो एक्सप्रेशन हमने देखा था, यहाँ पे अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेंथ इनफाइनाइट है, तो एक्सप्रेशन क्या मिला था इंटेंसिटी का, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, या फिर इप्सिलॉन इंटू आर। हटो तक एक्सप्रेशन देखो, इन जनरल क्या था, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बट वो कभी यूज ही नहीं करना है, वो बाकी के रिलेशन कहाँ से आते हैं उसके लिए था। अगर बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा, फिर इक्वेशन बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन थीटा, एंड लेंथ अगर इनफाइनाइट है, कंसिडरेबल नहीं है, यहाँ पे L तो बोला है लेकिन ये बहुत ज्यादा होती है तो हम इसको नियरली इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा विल बिकम थीटा 90, तो साइन 90 विल बिकम 1, तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा फिर से लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर। लेकिन जब ये फॉर्मूला एक्चुअल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में यूज ही नहीं करेंगे। क्या होता है देखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये मल्टीप्लाई करके आगे उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो हम सीधा इसको बस क्या करेंगे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या बना, E इक्वल्स टू फिर से 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। कळलं का काय केलं आपण, सिर्फ 2/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी कि सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू के 2k लैम्डा अपॉन आर। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, वायर के लिए या फिर सिलेंडर के लिए, जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करके आपको बोला है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। क्लियर यहां तक। अभी यहां पे अगेन डेटा हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नहीं दिया है, बट डेटा दिया है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा मतलब कौन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, बट यहाँ पे चार्ज क्यू ऐसे दिया ही नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे लेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए लेना है, ठीक है। ये इन जनरल सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, बट क्यू का मतलब कौन है, चार्ज। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वायर है, वायर की लेंथ यल है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, हाउ टू कैलकुलेट क्यू, लैम्डा इंटू यल। काल दिवसभर तेच केलं ना आपण, क्या करना पड़ेगा, क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा लैम्डा इंटू एल से। क्लियर, यानी कि यहां पे हम लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, Q अपॉन L। तो सेम एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2Q अपॉन L इंटू आर। करतेगा, सिर्फ क्या होता है लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L, वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो सिग्मा इक्वल्स टू कौन है, Q अपॉन A इक्वल्स टू कौन है लैम्डा इंटू L। A मतलब कौन, सिलेंडर का एरिया। पायर स्क्वेअर इंटू एच। देवेसाठी टाळ्या वाजव सगळे, क्लॅप फॉर हिम। एवढा अवघड आन्सर दिलं त्यांनी, स्वप्नील बरोबर आहे बेटा आन्सर। सिलेंडर का एरिया पायर स्क्वेअर इंटू एच। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, हाँ तुलाच ऑब्जेक्शन नहीं क्या है फिर सिलेंडर का एरिया, भगत
ब्रिलियंट किड्स, प्रथमेश, 2 पाई आर इंटू एल, क्या होगा एरिया 2 पाई आर इंटू एल, तो ये बनेगा 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, इस तरह से ये सिग्मा की वैल्यू जो है क्यू बाई ए मतलब लैम्बडा इंटू यल अपॉन 2 पाई आर एल, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन, ये तो सेम है। अगर मैं लैम्बडा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे लैम्बडा को रिप्लेस करूंगा, अगर क्यू के फॉर्म में यूज कर रहा हूं तो क्यू को यूज करूंगा। ठीक है, जो सिंपल लगता है वो फॉलो करो, हम क्यू के लिए यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी सिग्मा इंटू ए, कितनी मिलेगी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू, बट सिग्मा इंटू ए लेते टाइम ए की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर इंटू एल, कहते का नहीं, सिलेंडर असतो कि नहीं, उसका एरिया लिया है हमने 2 पाई आर एल, ये ए की जगह पे बस। अभी पुट कर देंगे तो 2 इंटू क्यू मतलब कोण है सिग्मा इंटू 2 पाई, फक्त आर कुठला घेणार, रेडियस को आर बोला है तो यहाँ पे कैपिटल आर ले लो, इतना चेंज करो बस, कैपिटल आर इंटू क्या होगा एल डिवाइडेड बाय क्या होगा एल इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा फिर से 4 पाई कैंसल, एल एल कैंसल, तो इंटेंसिटी बनती है सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर। बाकी नाही कळालं सोडून द्या, फक्त हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। इन केस ऑफ सिलेंडर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर इंटेंसिटी चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू आर। स्फीयर की केस में क्या था सिग्मा इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इतना ही डिफरन्स आहे, कारण डायरेक्ट सिलेंडरचा एरिया वगैरे यूज केलाय आपण, त्यामुळे ते समजायला खूप अवघड आहे, त्यामुळे डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवला तरी चालेल। देवेश, तेजस, कळालं का? देखो इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट के एप्लीकेशन, पहले अगर पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की जगह पे अगर रॉड दिया है, रॉड की वजह से फाइंड करनी है तो के क्यू अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल, लेकिन क्यू के फॉर्म में डेटा नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे क्यू को लैम्बडा इंटू यल बोलेंगे, और सेम फॉर्मूला क्या बनेगा के लैम्बडा एल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल। वही अगर सर्कुलर रिंग है एंड उसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन स्टैंड अप बोलो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्स ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग, नहीं के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। वही अगर डिस देंगे तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब सिग्मा मतलब क्या होगा समझ में आ गया, क्या होगा सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड कॉस थीटा दिया नहीं होता है, उसको रिप्लेस करेंगे बाय एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, आर स्क्वायर को ए स्क्वायर बोला है। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा डिस के लिए सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट सांगा ना 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं रॉड के। रॉड के ऊपर अगर चार्ज डिपॉजिट किया है, उसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, नियर बाय पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी होती है लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दो कंडीशन दी थी, ये एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग है तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, बट उसको छोड़ दो। ठीक है ना, साइन मतलब एक्स के अलॉन्ग जो है वही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर बार रॉड जो है वो सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद में हमने देखा कि रॉड का अगर पॉइंट अगर रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल बनते, जिनको हमने थीटा बोला था, तो ई इक्वल्स टू क्या बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन थीटा, एंड वही लेंथ अगर इन्फिनिटी बन गई तो थीटा 90, मतलब फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर। नियर वन ऑफ इट्स एंड बोलेंगे तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर हो गया। सर्कुलर आर्क है तो सेंटर में कितनी होगी इंटेंसिटी 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2, जिससे सर्कुलर है तो 0,
सेमी सर्कुलर है तो 2k लैम्बडा बाय आर, एंड 1/4 है 1/4 कॉइल है तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद में आज और दो ऐड हो गए, अगर स्पीयर सॉलिड है आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आर डैश बाय कैपिटल आर। उसमें एडिशनल पॉइंट आज देखा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डेटा दिया है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, पॉइंट अगर सरफेस के ऊपर है तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, एंड पॉइंट अगर इनसाइड है तो सिग्मा इंटू आर डैश अपॉन इप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर, ठीक है। वही अगर सॉलिड की जगह पे होलो स्फीयर होगा, बस इनसाइड जीरो होगी, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे। बाद में आता है सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हमने वही वायर का रेफरेंस लिया, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बस अरेंजमेंट क्या की, उसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू हमें नोन होती है, तो अगर सिलेंडर की वजह से इंटेंसिटी चाहिए एट ए गिवन पॉइंट तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, कौन सा, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर। एंड वही डेटा अगर हमें इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया जाता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ पे भी सिलेंडर के अगर पॉइंट सरफेस पे बोला होता तो स्मॉल आर बनता, कैपिटल आर कैंसल, यानी कि फिर से एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी मिलता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपको, स्टार मार्क करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, असं काय प्रथमेश 3 नोटबुक मध्ये लिहितो, हां ओय काय बनगडेशी, बरं ठीक आहे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप, फिर वो स्पीयर था तो भी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन था, सिलेंडर था तब भी कितना था, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, एंड कोई भी अननोन शेप होगी, जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोली है, तो आउटसाइड पे कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, बस बॉडी के नियर चाहिए, तो उस केस में हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला अगर नोन नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप, ठीक है, राइट डाउन, फॉर चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज बॉडी इज कितना है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, आणि शेप अशी ड्रॉ करा म्हणजे लिमिटेशन नहीं है, कोई भी शेप की बॉडी आ रही है, दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम डायरेक्टली सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द infinitely long charge plane sheet, इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट मतलब जैसे नोटबुक का पेज है, उसके ऊपर अगर हमने दोनों साइड में चार्ज डिपॉजिट किया है एंड उसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है, तो उस केस में कोई भी आउटसाइड पॉइंट है वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी हर बार, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। अगेन सिग्मा मतलब इस प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, इप्सिलॉन परमिटिविटी। इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट, उसके वजह से इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कितनी होती है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेरियस बॉडी से रिलेटेड जहाँ पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इतने ही एप्लीकेशन है। कौन से 1 बाय 1, पहले पॉइंट चार्ज कितना होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा सर्कुलर चार्ज रिंग कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन रूट ऑफ
रूट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। उसके बाद में अगर डिस्क बोला तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर रॉड बोलेंगे उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस, लेकिन अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो अल्फा बीटा थीटा, इसलिए क्या बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन थीटा। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो थीटा विल बिकम 90, साइन 90 विल बी 1। अगेन फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेकिन उसको हम क्या करेंगे यूज करते टाइम 2/2 से मल्टीप्लाई करके 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा बाय आर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड नियर वन ऑफ इट्स एंड बोला है तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, वहीं पे अगर रॉड है, रॉड के एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो उस केस में क्या होगा के क्यू अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल, बट क्यू दिया नहीं होता है तो हम उसको लैम्बडा इंटू यल लिखेंगे, तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा के लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल। एंड सर्कुलर आर्क बोलेंगे तो 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। उसके बाद में आती है स्पीयर्स। अगर सॉलिड स्पीयर है तो आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डैश बाय कैपिटल आर। अगर सॉलिड है तो, एंड हॉलो होगा तो 0, बस इतना ही डिफरेंस है। एंड सेम डेटा हमने फिर से डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर उसके लिए क्या किया हमने, सिग्मा को डिफाइन किया क्यू बाय ए। एंड अगर स्पेयर के फॉर्मूले तो क्या था इंटेंसिटी का, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अगर वहाँ पे सिलेंडर है तो क्या था, सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर हो गया। ठीक है, सो ये हो गए एप्लीकेशंस रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड चार्ज डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम क्या करते थे, चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या किया, चार्ज अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या करेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो राइट डाउन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit volume denoted by rho, given by rho equals to q upon v, where q is the v is the volume। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर मीटर का क्यूब, डायमेंशंस L-3I1 T1। सेम वे अगर हमें बोला जाता है कि स्पीयर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है, तो देवेश स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो इक्वल्स टू क्या बनेगा, क्यू आर आर क्यूब काय बनतो हे हळूहळू 3q क्या होगा 3q अपॉन 4 पाई आर का क्यूब। ये बनेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर द स्पीयर। बट इससे रिलेटेड ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते, मैक्सिमम में लैम्बडा एंड सिग्मा इससे रिलेटेड ही वर्क करना है। ठीक है, अभी जो है सेम सीक्वेंस का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। इसके बाद में हमें डिस्कस करना है एनर्जी डेंसिटी। क्या डिस्कस करना है, एनर्जी डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एनर्जी डेंसिटी का, बट वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। एनर्जी डेंसिटी को डिराइव करने के लिए हमें और एक डेरिवेशन यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है, फोर्स वाला। तो राइट डाउन उसकी रीडिंग, मैकेनिकल फोर्स और सिंपली फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज बॉडी। आता हे डेरिवेशन आहे, ऐकायचं बघायचं सोडून द्यायचं, फक्त याच्यामध्ये एक फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो त्यासाठी डिराइव करणार आहे आपण। हां, फोर्स एक्टिंग on a charged body per unit area, force acting on a charged body per unit area। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, पूरा डेरिवेशन में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर स्टार्ट से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम शेप की बॉडी कंसीडर करेंगे। इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज डिपॉजिट किया है। एंड डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे सिग्मा बनी बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मतलब क्या हो गया, बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी।
फिर हम क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सपोज ये सरफेस एरिया है ds, कितना है एरिया, तो ये एरिया ds के ऊपर का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन ds, तो q कितना बनेगा, सिग्मा इंटू ds, वेरी गुड। तो q इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा इंटू ds, एंड इसको हम बोलेंगे चार्ज ऑन ds। ds वाला जो छोटा सा एरिया था उसके ऊपर का चार्ज कितना मिला हमें, सिग्मा इंटू ds। अभी हम थोड़ी देर के लिए एक एजम्पशन करेंगे, एक कंसिडरेशन करेंगे, प्रैक्टिकली नहीं होता है बट वो एक थोड़ी डेरिवेशन प्रूव करने तक की एक कंडीशन है कि इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया था, चार्ज डिपॉजिट किया था। कौन सा चार्ज डिपॉजिट किया था, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया था। तो ये बॉडी के ऊपर का पूरा पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये ds के पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा अलग था, ऐसे अलग होता नहीं है बट हम कंसीडर कर रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये ds के ऊपर का चार्ज छोड़ के बॉडी का जो भी रिमेनिंग चार्ज है ये ds को बॉडी से निकाल के फेंक रहा है, उसको रिपेल करके निकाल रहा है, ये कंडीशन है। एंड निकालने के लिए वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ds के दोनों साइड में दो पॉइंट्स लेंगे, एक आउटसाइड पॉइंट होगा A, दूसरा इनसाइड पॉइंट होगा B। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट्स लेने के बाद पहले E1 को इंट्रोड्यूस करना है। E1 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन ds। उसके बाद में हम यहाँ पे E2 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। E2 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग एरिया। मतलब ds की वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो कौन है, E1 है। ds को छोड़ के जो चार्ज बचा उसकी वजह से इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो कौन है, E2 है। क्लियर है। तो अब ये इंटेंसिटी एक्ट होगी पहले पॉइंट A के ऊपर, तो ds की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में एक्ट होगी E1। ds को छोड़ के जो पूरा एरिया है उसकी भी इंटेंसिटी कहाँ पे एक्ट होगी, E2, इसी डायरेक्शन में एक्ट होगी। एट द सेम टाइम जब B के ऊपर हम डायरेक्शन लेंगे तो E1 की डायरेक्शन यहाँ पे आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से अब एक्ट होती है। लेकिन जब हम बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी के एक रीजन के क्लोज आ रहा है, इसलिए ये इंटेंसिटी आउटसाइड डायरेक्शन में, मतलब E2 यहाँ पे एक्ट होगी। ठीक है, या E1 E2च्या डायरेक्शन्स कळाल्या की तुम्हाला डेरिवेशन कळालं। अब तक क्या क्या ड्रॉ किया है, एक्सप्लेन किया है बोर्ड पे, उसके ऊपर थोड़ा सा थिंक करो, समझने का ट्राई करो। साइमल्टेनियसली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें पढ़ना क्या है, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन मैंने बोला कि एनर्जी डेंसिटी पढ़ने के लिए हमें एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, जो डिराइव करने के लिए हम ये डेरिवेशन यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें एक कंडीशन है जो प्रैक्टिकली होती नहीं है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन है कि एक चार्ज बॉडी है एंड बॉडी के ऊपर का एक छोटा सा एरिया है। कौन सा एरिया है, ds। तो ds के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, रिमेनिंग बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये बॉडी के चार्जेस सपोज ds को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, और निकालने के लिए ये ds के ऊपर के चार्ज के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वो फोर्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे हमने क्यों एज्यूम किया था, एट द एंड ऑफ डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन का कंसिडरेशन क्लियर है सबको। अब हमने पहले क्या कैलकुलेट किया कि यहाँ पे सिग्मा मतलब क्या होगा, बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर से हमने चार्ज ऑन ds कैलकुलेट किया। अब चार्ज ऑन ds कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा होता है q अपॉन एरिया, तो q क्या बनेगा, सिग्मा इंटू एरिया। ds का चार्ज चाहिए था इसलिए q बना सिग्मा इंटू ds। बाद में हमने E1 को बोला इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन ds, E2 को बोला इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग एरिया। हो गया क्लियर। अब इनकी डायरेक्शन को समझो। देखो कंडीशन क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी ऑलवेज कहां पे एक्ट होती है, अवे, अवे क्या या फिर आउटवर्ड। इस तरह का एरिया अगर मैंने ds लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे A है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे एंड यहाँ पे एक्ट होगी। तो E1 की डायरेक्शन क्लियर हो गई। कंफ्यूजन कहाँ पे, E2 में, बराबर। अब E2 की कंसिडर करते टाइम देखो, ऐसे कंप्लीट बॉडी है एंड बॉडी के इस रीजन में हमारा डिस्कशन चल रहा है। बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी कहाँ पे एक्ट होगी, अवे एक्ट होगी। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए अवे, तो नियर बाय इनसाइड पॉइंट रहेगा, उसके लिए भी कहाँ पे रहेगी, अवे रहेगी। इसलिए E2 की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, दोनों भी केस में सेम है। क्लियर है, चलो इतना लिख लो।
हो गया लिख के। बघून लिहित जाऊ नका, पहिले समजून घ्या, समजलं असेल तर न बघता लिहायचं ट्राय करा। 3च लाइन लिहिले अपन। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम है आपको, बस चार्ज ऑन ds कितना लिया, सिग्मा इंटू ds लिया। E1 का मतलब ds की इंटेंसिटी, E2 का मतलब रिमेनिंग चार्ज की इंटेंसिटी। हो गया। अब बोर्ड पे ध्यान दो। चलो स्टॉप राइटिंग। पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट की कंडीशन कंसीडर करेंगे। एट पॉइंट ए, तो ए के ऊपर E1 एंड E2 दोनों भी इंटेंसिटी ए की डायरेक्शन में एक्ट होती है, इसलिए इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कितनी बनेगी, E1 प्लस E2। डायरेक्शन सेम है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद में हमने जो फॉर्मूला देखा था इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड का, क्या था, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। आत्ताच लिहिलं आपण 5 मिनिटापूर्वी। अगर ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमें कंडीशन क्या मिल गई, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए हो गया, क्लियर। अब इस सेम डेटा जब हम इनसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे तो E1 एंड E2 की डायरेक्शन सेम या डिफरेंट है, अपोजिट है। डिफरेंट मतलब अपोजिट है, तो एट बी की जब बात चलेगी तो E1 एंड E2 इनकी क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, एंड विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज बॉडी के इनसाइड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो E1 माइनस E2 अगर 0 है तो इसका मतलब E1 एंड E2 क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल है तो मैं इस E1 को E2 से रिप्लेस करूंगा, तो क्या होगा, E2 प्लस E2, वेरी गुड, 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, यानी कि मुझे E2 इक्वल्स टू क्या मिला, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। क्या मिला, E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। बट E2 मतलब क्या था, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग एरिया। ds को छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया था उसकी इंटेंसिटी मिल गई। अभी मुझे क्या करना है, ds के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ds को हमने कहाँ पे रखा है, रिमेनिंग चार्जेस के इंटेंसिटी में, कितनी वो, E2। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास एंड चार्ज है, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, Q इंटू ई, हो गया आंसर। तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स जो एक्ट होगा वो बनेगा F इक्वल्स टू चार्ज, कितना था चार्ज ऑन ds, सिग्मा इंटू ds इंटू इंटेंसिटी, कितनी है इंटेंसिटी, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। इसको यहाँ पे Q इंटू ई लिख देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि एक्ट होने वाला फोर्स कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 इप्सिलॉन, हो गया। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज बॉडी पर यूनिट एरिया। लेकिन ये फोर्स हो गया, पर यूनिट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया से डिवाइड करेंगे मतलब सेम एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन। एंड और एक इसकी लास्ट स्टेप देखो, E की इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। तो सिग्मा क्या बनेगा, इप्सिलॉन इंटू ई। यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर है तो ए कुठून आणला, ए सोडून द्या, फक्त ई येते, ई फक्त ए तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिलो। क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। सिग्मा मतलब कौन, इप्सिलॉन इंटू ई। यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर है मतलब अपॉन 2 इप्सिलॉन है, तो क्या बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन, म्हणजेच ये स्मॉल एफ इक्वल्स टू आ गया 1/2 इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया आप, चलो छाप लो जल्दी से। देखो ए पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए ऐड किया E1 प्लस E2, बट फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, तो E1 प्लस E2 बना सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। इन साइड पे डायरेक्शन अपोजिट थी E1 माइनस E2, बट जीरो होती है तो E1 बना E2। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन था। E1 एंड E2 सेम है तो E2 का बनेगा ट्वाइस ऑफ E2, तो E2 हो गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। एंड ये फॉर्मूला तो मालूम है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी। चार्ज तो पहली स्टेप में कैलकुलेट किया था हमने, सिग्मा इंटू ds। इंटेंसिटी अभी आ गई, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्सप्रेशन। स्मॉल एफ म्हणजे पर यूनिट एरिया, कैपिटल एफ मतलब क्या था, फोर्स, बट हमने हेडिंग क्या लिखी है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसको हमने क्या किया, बस एफ अपॉन ds किया, दैट इज स्मॉल एफ।
चलो फिनिश्ड। जैसे मैंने बोला था कि हमें बस ये फोर्स का जो फॉर्मूला है यही चाहिए था, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये एनर्जी डेंसिटी पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या एज्यूम की थी, फिर से डायग्राम को देखो कि जो आपको डायग्राम दी है उसमें क्या था, बॉडी गायब कस झाली, यहाँ पे बॉडी ड्रॉ की थी ना हमने इसे, उसके ऊपर छोटा सा एरिया था ds। हाँ, तो हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन पढ़ा है उसमें कंडीशन या फिर एजम्पशन क्या था कि इस बॉडी के ऊपर का जो पूरा चार्ज है सब मिलके ds को बाहर निकाल रहे। कितने फोर्स से, सिग्मा स्क्वेअर ds अपॉन 2 इप्सिलॉन, बघा फाइनल एक्सप्रेशन मिळाले तुम्हाला, सिग्मा स्क्वेअर ds अपॉन 2 इप्सिलॉन। अभी क्या हो गया, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे आ गए और हमने देखा कि बॉडी ने ds को यहाँ तक निकाल के फेंक दिया था। ये कौन है, ds पहले कहाँ पे था, बॉडी पे हुआ करता था, लेकिन बॉडी के सब चार्ज ने मिला के उसको निकाल दिया है। समझ में आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे आने के बाद ये कंडीशन देखने के बाद अगर ds को उसके घर वापस लेके जाना है, मतलब उसकी पोजीशन को रिस्टोर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, जो फोर्स बाकी सारे चार्ज अप्लाई कर रहे थे इसको निकालने के लिए, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एज्यूम करो कि ये डिस्टेंस कितना है, dl है, तो ये बनेगा F इंटू dl। क्लियर है। अभी फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया है, कितना फोर्स होता है यहाँ पे, F इक्वल्स टू होता है सिग्मा स्क्वेयर इंटू ds अपॉन 2 इप्सिलॉन। ये पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन है dw कितना मिलेगा हमें, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 इप्सिलॉन इंटू ds इंटू dl। मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिखा है। क्यों लिखा, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म हो गया, एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वेयर इंटू h क्या होता है, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, यानी ds इंटू dl को मैं dv से रिप्लेस करूंगा तो ये वर्क डन क्या हो गया, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 इप्सिलॉन इंटू dv वॉल्यूम। ये क्या मिला हमें, वर्क डन मिला। कौन सा वर्क डन है, जब हम ds इस सरफेस एरिया को, एक्चुअल में एरिया बोल रहे हैं लेकिन हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज को। समझ में आ रहा है। अब हमने कंसीडर किया था कि ये चार्ज बॉडी के ऊपर के थे और बाहर निकल गए, बट ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये कंडीशन होती है कि हमें बॉडी के ऊपर कभी भी चार्ज को डिपॉजिट करना होता है, मतलब बॉडी की क्या करनी होती है, चार्जिंग करनी होती है। समझ में आ रहा है ना। बॉडी को अगर हम बॉडी के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करेंगे, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज कर रहे हैं या फिर इन जनरल कोई भी नॉन कंडक्टिंग एक कंडक्टिंग बॉडी उसके ऊपर चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। किस लिए, ये चार्जेस जो पहले बॉडी के ऊपर नहीं थे उनको बॉडी के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। अब पहले वाला फोर्स का एक्सप्रेशन था ना, छोड़ दो उसको, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में कंसिडरेशन क्या है, हमें वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए था, ये मिल गया। अब ये वर्क डन किस लिए है कि कोई भी चार्ज अगर हम बॉडी के ऊपर डिपॉजिट करने जाएंगे तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। बट वी नो दैट एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो। एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। मतलब चार्ज अगर बॉडी के पास है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट चार्ज बॉडी कोई भी वर्क करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि पहले हमने बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क किया था। जैसे आपको मालूम होगा फैन होता है, फैन में कौन है, कैपेसिटर्स होते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा। कैपेसिटर का यूज करके क्या होता है, ये रेगुलेटर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। स्विच ऑन कर दिया, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास थी हमने पूरी फैन को दे दी। समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें फैन की स्पीड बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, कुछ एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। कैसे स्टोर करके रखते हैं, फैन के अंदर हम कैपेसिटर प्लेस करते हैं। तो ये कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। फिर वहां पे चार्ज स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करते जाएंगे। फिर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। एंड ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में।
इलेक्ट्रिक चार्ज की एनर्जी है, इसलिए उस एनर्जी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है ना। बाद में जब हम रेगुलेटर को रोटेट करेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बोर्ड से तो नहीं मिलेगा सप्लाय, कहाँ से मिलेगा, कॅपॅसिटर में से मिलेगा। समझ में आ रहा है। जर छोटासा एक्सपेरिमेंट करायचं असेल तर आज घरी जाऊन करू शकता, क्लासवर नाही, घरी जाऊन करू शकता। फॅनचं स्विच ऑन करायचं, कळालं। आणि कंडक्टिंग कुठला पण टेबल वगैरे असेल, चेअर प्लास्टिकची घेऊ नका, कंडक्टिंग वगैरे किंवा प्लास्टिकची चेअर असेल तर कोणाला तरी जमिनीवर उभं करा, त्याला हातात हात द्या आणि फॅनच्या वर ते कॅपॅसिटर असतं का, त्याच्यात 2 वायर असतात, त्या 2 वायरला टच करा। स्विच ऑफ असताना पण यू विल एक्सपीरियंस दैट कि वहाँ पे एनर्जी थी। समझ में आ रहा है ना। क्या होगा, शॉक लगेगा, जोरात नहीं लागणार, थोड़ा सा झटका बसेल फक्त आणि कळेल आपल्याला कि वहाँ पे चार्ज था। हमने तो स्विच ऑफ रखा था, चार्जेस गए कहाँ पे, आए कहाँ से, क्योंकि कॅपॅसिटर के ऊपर पहले से स्टोर करके रहे। समझ में आ रहा है ना। असं करू नका, हे फक्त सांगायचं असतं, कळालं ना। शुभम सागरला विचार कॅपॅसिटरचा गोळ काय म्हणून, याचा भाऊ होता शुभमचा 2016, 17, 18ला होते। त्यांना कॅपॅसिटर शिकवत होतो मी, कॅपॅसिटर दाखवायला आणलं होतं कॅपॅसिटर दाखवायला आणलं होतं। कळालं। चलो नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे थे हम, हाँ एनर्जी डेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सबको। वर्क डन हो रहा था, वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में पहिला पॉइंट लिखो, हे नंतर लिहायचं, पहिले मी सांगतोय ते लिहायचं, ठीक आहे। एनर्जी डेंसिटी में फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ charging of any body, work is required to be done. During process of charging of any body, work is required to be done on the charges. Work is required to be done on the charges to transfer it on the surface of body, to transfer it on the surface of body, to transfer it on the surface of body, and this work done, and this work done will get stored, this work done will get stored in the form of energy, this work done will get stored in the form of energy। ठीक है,
अब जाके डबल यूनिटेड कॉमा में लिखो, दिस स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, stored energy per unit volume is known as energy density. Stored energy per unit volume is known as energy density. अब स्टॉप राइटिंग. देखो ये कैसे प्रूव हुआ, ये तो क्लियर हो गया. अभी हमें क्या मिला है, वर्क डन मिला है. अभी हमने लिखा कि यही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम इसको डिनोट करेंगे एनर्जी है तो यू से, तो एनर्जी क्या बन गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन इंटू डी वी. बट फिर से सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, तो सिग्मा क्या होगा, इप्सिलॉन इंटू ई. सिग्मा का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या होगा, इप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर, फिर इप्सिलॉन इप्सिलॉन कैंसिल होगा, यानी सेम एनर्जी क्या मिलेगी हमें 1/2 इप्सिलॉन ई स्क्वायर. इधर की वॉल्यूम इधर लेके आएंगे तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आ गई हाफ ऑफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वेअर. हा एवढाच एक फॉर्म्युला इंपॉर्टंट आहे. ठीक आहे, बट आला कसा त्यासाठी या सगळ्या गोष्टी होत्या. चलो डायग्राम ड्रॉ करो अँड राईट डाऊन. एनर्जी डेन्सिटी इज गिवन बाय हाफ ऑफ इप्सिलॉन इंटू